गुड मॉर्निंग। 1.8 लेसन वोएजिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस हम देख रहे थे, जो अयुचित गोडबोले की बायोग्राफी है। और हमने देखा कि हालांकि ये एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन इनके घर का माहौल कल्चरली काफ़ी रिच था। काफ़ी लिटरेचर, आर्ट, म्यूज़िक के बारे में इनके घर में रोज़ाना डिस्कशन हुआ करता था। और ये ऐसे कहते हैं कि जो चीज़ आपके वजूद को मीनिंग देती है, जो आपके वजूद को मायने देती है, वो आर्ट्स और लिटरेचर होता है। लेकिन साथ ही ये बताते हैं कि मैं आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूज़िक से बहुत प्यार करता था, साथ ही मैं मैथमेटिक्स और फिज़िक्स से भी बहुत प्यार करता था। और मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत इंटरेस्ट था, और यही इंटरेस्ट ने मुझे, यही एटीट्यूड ने मुझे JEE जो इंजीनियरिंग के IIT इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कामयाबी दिलाई। तो देखते हैं अभी ये IIT में फिर किस तरह से पहुँचे और आगे क्या हुआ। I scored 100% marks in mathematics in almost all the examinations that I appeared for from my first standard until IIT, bearing only a few times. ये बताते हैं, हाँ, पहले ये बता रहे थे कि आर्ट्स और लिटरेचर से इनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। और इनको ऐसा लगता था कि जो आपकी ज़िंदगी को मीनिंग देती है, जो आपकी ज़िंदगी को मानी देती है, अहमियत देती है, वो चीज़ आर्ट्स और लिटरेचर होती है। सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी है या आपके पास में बहुत पैसा है तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में सभी कुछ है। जब तक कि आपकी ज़िंदगी में आर्ट्स नहीं है, लिटरेचर नहीं है, जब तक कि ज़िंदगी का मीनिंग नहीं है, आपकी एग्जिस्टेंस की का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हालाँकि ऐसा भी वो आर्ट्स और लिटरेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन साथ ही उनको मैथ्स और साइंस, फिज़िक्स से भी बहुत प्यार था। और उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से IIT के एंट्रेंस एग्ज़ाम तक के हमेशा ही 100% मार्क्स लिए अपने पेपर्स में, मैथ्स के पेपर में। I stood 16th in the SSC board at that time. This examination was for the whole of Maharashtra, including Nagpur. और SSC बोर्ड में पूरे महाराष्ट्र में 16वें नंबर पे उनकी पोजीशन थी। एंड आई स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी इन ऑल सब्जेक्ट्स पुट टुगेदर। और वो जो यूनिवर्सिटी से वो 10th कर रहे थे, तो वहाँ पर उनकी वो फर्स्ट पोजीशन पे थे। Those days you could get an admission into IIT without the entrance test if you had secured the first rank in the university. उन दिनों में अगर आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पे आते हो तो आपको IIT का एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो देने की ज़रूरत नहीं होती थी। और डायरेक्ट ही आप IIT में एडमिशन ले सकते थे अगर आप फर्स्ट रैंक सिक्योर करते थे। Therefore, I did not have to appear for the entrance test to get the admission into IIT. मैं तो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पे था, इसलिए मुझे तो एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं थी। बट नोबडी इन सोलापुर टोल्ड मी अबाउट इट। लेकिन सोलापुर में मुझे किसी ने बताया नहीं। सोलापुर गांव में ही ये पैदा हुए थे, यहीं इनकी सारी एजुकेशन हुई थी। वो ये यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पे थे और इनको IIT के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन किसी ने इनको बताया नहीं था इसके बारे में। For I doubt if anybody in सोलापुर even knew about this rule। और मुझे तो शक है कि शायद सोलापुर में कोई ये जानता भी होगा, किसी को तो इसके बारे में मालूम भी नहीं होगा। तो ये वहाँ पे इतनी मतलब इलिटरेसी थी, या वहाँ के लोग इतने नावाकिफ थे कि उनको खुद ये तो पोजीशन ले चुके थे, तो इनको नहीं मालूम था, और दूसरे कोई भी ऐसा नहीं था कि जो इनको इस बारे में गाइड करते। Therefore, I appeared for the entrance examination and I secured a very good rank in the same। इसलिए मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स इसमें मिले। काफ़ी अच्छी पोजीशन मेरी, ये रैंक मेरा आया। आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग इनटू IIT। मैं बहुत ही खुश था IIT में एडमिशन के लिए। बट माई जॉय वॉज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन जो मेरी खुशी थी वो बहुत ही मुख्तसर साबित हुई, बहुत ही छोटी साबित हुई। एट सोलापुर आई हैड नॉट सीन एनी बिल्डिंग विच वॉज मोर देन 3 स्टोरीड। सोलापुर में मैंने ऐसी कोई भी बिल्डिंग नहीं देखी थी जो 3 मंजिला से भी ज़्यादा हो। 3 सबसे बड़ी से बड़ी बिल्डिंग वहाँ पे 3 मंजिला थी सोलापुर में। मुंबई हाउएवर वाज फुल ऑफ स्काई क्रेपर्स। जबकि मुंबई में तो पूरे शहर में स्काई क्रेपर्स हैं, बड़ी-बड़ी आसमान को छूती हुई बिल्डिंगें मुंबई में हैं, और कई-कई फ्लोर उसके 9, 10, 15, 20 भी फ्लोर है एक-एक बिल्डिंग के।
At IIT, most of the students and professors used to converse in English, whereas my English was very poor. अब यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है देखो कि जब IIT में ये इंटर हुए, IIT इन्होंने ज्वाइन किया तो मुंबई IIT, तो वहाँ पर जो ज़्यादातर बच्चे थे और प्रोफेसर प्रोफेसर तो ठीक है, लेकिन जो ज़्यादातर स्टूडेंट थे वो भी सब इंग्लिश में ही बात किया करते थे, जबकि मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी। आई हैड माई एंटायर एजुकेशन इन मराठी, मेरी तो सारी तालीम मराठी में हुई थी। माई स्पोकन इंग्लिश वॉज क्वाइट पैथेटिक, मेरे जो इंग्लिश बोलता था वो तो बहुत ही ऐसे काबिल रहम थी, बहुत ही बुरी मैं इंग्लिश बोलता था, बहुत ही टूटी फूटी, मुझे इंग्लिश कुछ भी बोलना नहीं आता था। Not only did I have a very weak vocabulary, but my pronunciation also was terrible and my construction of English sentences were very awkward to say the least. सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरी वोकेबलरी ही कमज़ोर थी, मतलब मुझे मेरे पास में सिर्फ लफ्ज़ों का ही ख़जाने की कमी नहीं थी कि बहुत सारे मुझे इंग्लिश के वर्ड्स नहीं मालूम हैं, बल्कि जो वर्ड्स मुझे मालूम थे इंग्लिश के, उसका भी मेरा प्रोनंसिएशन बहुत ही खौफनाक था, बहुत ही गलत तरीके से मैं उसको बोलता था। और इंग्लिश के सेंटेंस बनाना तो मेरा इतना वीक था कि मैं कम से कम छोटी से छोटी बात भी मैं इंग्लिश में नहीं कह सकता था। Due to all these, I was feeling Due to all these, I was feeling quite lonely and terrified in Mumbai in general and IIT in particular. ये सब की वजह से मैं जब मुंबई में खुद को बहुत अकेला महसूस किया करता था और ख़ास तौर से आईआईटी इंस्टीट्यूट में तो मैं बहुत ही अकेला महसूस करता और बहुत डरा हुआ मैं रहता था। I had developed an inferiority complex and wanted to run away from IIT and even Mumbai. अभी मुझे कॉम्प्लेक्स होने लगा था, मैं अपने आप को बहुत ही हल्का समझने लगा था और मैं बहुत ही कमतर मैं खुद को समझने लगा था और मैं ये बस मैं ऐसा चाहता था कि मैं आईआईटी से भाग जाऊँ, बल्कि मैं मुंबई छोड़कर ही चला जाऊँ। One day, I was sitting at my mess table in the hostel sipping tea when a senior guy came and sat on the chair adjacent to me. एक दिन मैं अपने मेस के टेबल पे, जहाँ पे खाना खाते हैं स्टूडेंट, वो मेस होती है, तो मेस के टेबल पे मैं बैठा था और चाय पी रहा था कि एक मेरे से सीनियर बंदा आया मेरे पास में और मेरे बिल्कुल बाजू वाली चेयर पे बैठ गया। He was a convent educated guy with fairly sophisticated English. वो कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ था। जो बंदा उनके पास में आके बैठा, जो इंसान उनके पास में आके बैठा, वो कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ था और बहुत ही अच्छी वो इंग्लिश बोलता था। एट लीस्ट स्पोकन और कॉलिक्यूल इंग्लिश। ही वॉज अ बिट एरोगेंट एंड वांटेड टू पुल माय लेग। वो थोड़ा गुस्से वाला नहीं, मतलब थोड़ा घमंडी, एरोगेंट था, वो घमंडी था और उसने मेरे पैर को खींचना चाहा। He tried to engage in some conversation with me and started pointing out errors in just about every sentence or everything that I said. जानबूझ के वो उसको परेशान करने के लिए आया था, इनको राइटर को परेशान करने के लिए जानबूझ के वो बंदा आया था। इनके बाजू में वो बैठा चेयर पे, कॉन्वेंट एजुकेटेड था, उसकी इंग्लिश तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन वो घमंडी था, वो एरोगेंट था। तो उसने इनसे बात करना शुरू किया और हर सेंटेंस में बहुत सारी गलतियां निकाली और हर चीज में पॉइंट आउट किया। आफ्टर अबाउट 5 मिनट्स ही वॉक्ड अवे आफ्टर इंसल्टिंग मी, और 5 मिनट के बाद मेरी बहुत बेइज्जती करके वो चला गया। I felt extremely humiliated and upset. मैं खुद को बहुत ज़्यादा ज़लील महसूस कर रहा था और मैं बहुत अपसेट हो गया था, मैं बहुत उदास हो गया था और बहुत ज़िल्लत में महसूस कर रहा था। As it is, I was feeling quite depressed and different, and this incident was the last straw. I was almost broken. और एक तो मैं पहले से ही डिप्रेस था, मैं पहले से ही खुद को अकेला महसूस करता था, खुद को डरा हुआ महसूस करता था। इतने बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स, इतने ऐसा और फिर सारे लोग इंग्लिश बोलने वाले, कोई इनके साथ में नहीं था, तो इनको पहले ही बहुत खौफ महसूस होता था और कमतरी भी महसूस होती थी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी उनको हो गया था, खुद को कमतर वो समझते थे। अभी ये जो इसने आके ऐसा किया, एक सीनियर स्टूडेंट ने इनकी आके इस तरह से बेइज्जती की, तो ये समझना ताबूत में आखिरी कील साबित हुई, बोल सकते हैं कि अभी वो पूरी तरह से ही टूट गए। I felt out of place there and literally wanted to run away to सोलापुर that very moment. और बस मैं चाह रहा था कि बिल्कुल इसी लम्हे मैं सोलापुर वापस चले जाऊँ, मैं यहाँ से भाग जाऊँ।
However, it was only my self esteem which stopped me. लेकिन बस जो मेरी सेल्फ esteem थी, एक खुद के होने का भी एहसास होता है, खुद की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, सेल्फ esteem होता है, आप खुद की वैल्यू को जानते हो, खुद की वैल्यू को समझते हो, तो यही चीज़ थी जिसने मुझे रोक के रखा। नहीं तो मेरा तो ऐसा, क्योंकि ठीक है इनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, लेकिन कुछ तो इनके अंदर बात थी, इनका मैथमेटिक्स, इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छा था, तब तो ये आईआईटी में आ पाए थे ना, नहीं तो ये कैसे आ पाते, यहाँ पर इनका एडमिशन ही नहीं होता। तो सेल्फ एस्टीम इनमें थी और यही चीज़ ने इनको रोक के रखा, नहीं तो वो तो बिल्कुल, जैसे उसने जब उनकी बेइज्जती की, तो ये ऐसा चाह रहे थे कि इसी लम्हे यहाँ से भाग जाए। सडनली ए फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ केम ओवर मी एंड ग्रिप मी। तभी एक ख्याल मेरे दिल में आया डिटर्मिनेशन का, और उसने मुझे ताकत दी और मुझे रोक लिया, मुझे पकड़ लिया। Despite hailing from Solapur, if I could be a rank holder in the school, college and IIT with many awards in mathematics, there must be something right with me. कि हालाँकि मैं सोलापुर जैसे छोटे गाँव से हूँ, उसके बावजूद मैं स्कूल में रैंक होल्डर रहा, आईआईटी और कॉलेज में भी मुझे पोजीशन मिली, साथ ही मैथमेटिक्स के लिए मुझे कई सारे अवार्ड मिले, तो कुछ मेरे लिए अच्छा भी होगा, बल्कि होना ही चाहिए अच्छा मेरे लिए भी। इतनी सारी चीज़ें जब अच्छी मेरे साथ में हुई हैं, व्हाई शुड आई गिव अप? मैं गिव अप क्यों करूँ? मैं मायूस क्यों हो जाऊँ? मैं क्यों छोड़ दूँ? एंड दैट टू फॉर ए सिली एंड स्मॉल थिंग लाइक इंग्लिश। और मैं एक छोटी-सी चीज़ के लिए, ऐसी एक बेवकूफ़ सी बात के लिए, कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं छोड़ दूँ, मैं गिव अप कर दूँ, ऐसे ये खुद को ही सवाल करते हैं। आई वॉज नॉट गिव अप एनी मोर। अब मैं और गिव अप नहीं करूँगा, अब मैं और ऐसे हौसला नहीं हारूँगा। एंड आई वॉज डिटरमाइंड टू फाइट बैक। और मैंने दोबारा जंग लड़ने का, या इसके खिलाफ जंग लड़ने का, इसके खिलाफ काम करने का फैसला कर लिया। फिर ये क्या करती हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।